अगर आपको टॉपर बनना है तो मेरा मतलब है 400 से ज्यादा मार्क्स लाना है तो आज और अभी से ही एकदम ईमानदारी पूर्वक तैयारी करना शुरू कर दो। मेरा मतलब क्या था? मेरा मतलब है कि आज और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। चलिए यहाँ तक तो आप सभी समझ गए। अब आगे आप सभी मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आज के वीडियो में हम सभी, मेरा मतलब है आज के इस क्लास में हम सभी 12th क्लास हिस्ट्री का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आप सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा। आज के इस क्लास में आप सभी जो प्रश्न उत्तर देखेंगे ये सभी प्रश्न उत्तर चुनिंदा प्रश्न उत्तर है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूँ, हम सभी आज के वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का, जिसे हम सभी हिंदी में इतिहास बोलते हैं, हम सभी आज के वीडियो में हिस्ट्री का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आप सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा। आई नो कि आप सभी मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूँ आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो, या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं करना है तो मत कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। मैंने आप सभी को समझा दिया है। अगर आप सभी 400 से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं तो आप सभी क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप सभी को कम अंक लाना है तो 365, 370 तो आप सभी क्लास को छोड़ दो, ठीक है। जिसको 400 से ज्यादा अंक लाना है वही बच्चे इस क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए आप सभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा मैं क्या आप सभी से बोल रहा हूं। आप सभी मेरी बातों को सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या, सबसे पहला मैं आप सभी को वीडियो के आगे, ठीक है, वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप सभी का 400 से ज्यादा अंक कैसे आ सकता है, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक है, मात्र एक छोटा सा ट्रिक है कि आप सभी का 400 से ज्यादा अंक कैसे आ सकता है, ठीक है। आगे मैं आप सभी को वीडियो के बीच में या फिर लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है सबसे पहला, गांधी जी ने, ये सभी क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्न उत्तर है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया सारी बातें, ठीक है, सारी बातें मैं आप सभी को बता दिया हूं। ये सभी प्रश्न उत्तर चुनिंदा प्रश्न उत्तर है, ठीक है। आप सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी या फिर गांधी जी, बात एक ही होगा, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे को मालूम होगा, मेरे को पता है 99% यानी कि 99% बच्चे को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, ठीक है। एकदम आराम से, एकदम निम्न भाषा में हम सभी पढ़ाई करेंगे, एकदम बिहारी स्टाइल में, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? बताओ, 1920 में, 21 में, 1924 में, 1925 में, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? मालूम है आप सभी को, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। जिस बच्चे को मालूम नहीं है वो बच्चे खास करके ध्यान से सुनना, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? चलिए बहुत बच्चे का सही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1920 में, ठीक है। 1920 में, मेरा मतलब है 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। याद रखना आप सभी, ठीक है, 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त को, 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था, ठीक है। चलिए एकदम ठेठी भाषा में, आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। क्या आप सभी को 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर में देखिएगा, बीबी घर, ठीक है, बीबी घर कत्लेआम कहां पर स्थित है? बहुत ही खास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को पूरे यूट्यूब पर कोई क्लास में नहीं करवाएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन 2025 के नए पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। बीबी घर कत्लेआम कहां पर स्थित है? बताओ, मालूम है आप सभी को? ये प्रश्न आप सभी को 2-3 तरीका से पूछ सकता है। सबसे पहला तरीका ये हो गया बीबी धर, ठीक है, बीबी घर है, ठीक है, बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था, ठीक है। और दूसरा तरीका बीबी धर कत्लेआम कहां पर स्थित है, इस तरह से भी आप सभी को पूछ सकता है, ठीक है। आप सभी को किस में टिक मारना है? पंजाब में, कानपुर में, झांसी में या फिर लखनऊ में? कितने बच्चे को मालूम है? हाथ उठा के बोलना, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास है, ठीक है। बीबी धर कत्लेआम कहां पर हुआ था? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 2 का सही आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी कानपुर में, ठीक है। याद रखना आप सभी, बीबी धर कत्लेआम कहां पर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बीबी धर कत्लेआम कानपुर में हुआ था, एकदम निम्न भाषा में, एकदम। जब तक हम सभी को प्रश्न उत्तर याद नहीं होगा हम सभी क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। 400 से, याद रखना, 400 से ऊपर मार्क्स लाना है तो आप सभी एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ा दिक्कत पढ़ लेना, ठीक है। बीबी धर कत्लेआम कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 3 नंबर में
एक सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन है 1800 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? बहुत ही खास क्वेश्चन है। 1800 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ठीक है, कार्ल मार्क्स, सुभाष चंद्र बोस, बेगम हजरतमल या फिर बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, चौथा ऑप्शन है बेंजामिन डिज़रायली। आप सभी प्रश्नोत्तर नहीं समझे, आप सभी सबसे पहले आप सभी प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखो। ठीक है, 1800 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, 100% आप सभी को यही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 1800 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बेंजामिन। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, 1800 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, पढ़ने में तो खान सर को भी दिक्कत होता है। ठीक है, चलो 1800 सल्तन के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या 4 नंबर में, एक सेकंड, क्वेश्चन 4 नंबर में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप सभी को 2-4 तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, वैसे मेरे को मालूम है 100% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 21 में, 17 में, 1919 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन सबको मालूम है 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 4 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या 5 नंबर में 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, बहुत बच्चे यहाँ पर कोलकाता में टिक मार देते हैं। ठीक है, जो कि आप सभी का गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर मुंबई होगा। ठीक है, 7 द्वीपों का नगर देखते हैं आगे ऑप्शन होगा, देखो मुंबई है ना ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर मुंबई। ठीक है, 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को यही सब बातें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या 6 नंबर में, एकदम ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, किस शासक को, ठीक है शासन नहीं, ठीक है शासन महाराज का सीट हो जाता है। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को, शाहजहां, गुरु नानक या फिर अल-बरूनी? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, सोच के बताना। ठीक है, एकदम आप सभी सोच के बताइएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए उसके बाद ही होगा कुछ। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर है अशोक को। ठीक है, सबको मालूम होगा अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, याद रखना आप सभी, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ऑप्शन नंबर राइट आंसर है अशोक। ठीक है, क्योंकि मालूम है आप सभी को अशोक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, अशोक की जिस समय अशोक के प्रजातंत्र हुआ करते थे उस समय उसके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है, 12th क्लास के हिस्ट्री का जो आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, आप सभी को हिस्ट्री में कौन सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा मैंने आप सभी को वीडियो बना दिया है। ठीक है, यानी कि क्लास मैंने करवा दिया है। अगर आप सभी क्लास नहीं किए हो तो मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप सभी का। ठीक है, क्वेश्चन 7 नंबर में सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? ठीक है, आप सभी देखे होंगे आपके गाँव घर में, मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, अररिया जिला के एक महाथवा गाँव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने आप सभी को क्या बोल रहा था, मैं आप सभी को बोल रहा था आप सभी गाँव घर में देखे होंगे सिंचाई करने के लिए, ठीक है सिंचाई करने के लिए नहर को काट दिया जाता है। ठीक है, नहर से पानी को घिसता है। ठीक है, बोर्डिंग द्वारा, ठीक है मटर के द्वारा नहर को पानी से घिसता है। ठीक है, ठीक उसी तरह सुएज नहर को व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1870 में, 1869 में, 1878 में, 1978 में? बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? मालूम है बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? 1878 में टिक मार देते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताया आप सभी को, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1869 में, याद रखना आप सभी। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1869 में। ठीक है, कब मालूम है? 17 नवंबर को, याद रखना। ठीक है, 17 नवंबर 1869 में सुएज नहर को व्यापार हेतु ठीक है व्यापार हेतु खोल दी गई थी। ठीक है, किसानों को मतलब सिंचाई करने में दिक्कत होती थी। ठीक है, उसी तरह ठीक है किसानों को सिंचाई करने में दिक्कत होती थी। ठीक है, इसलिए सुएज नहर को व्यापार हेतु कब खोल दी गई? 17 नवंबर। ठीक है, याद रखना 17 नवंबर 1869 को। ठीक है, मैंने बोला आप सभी को थोड़ा सा दिक्कत पढ़ लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर में, अशोक का संबंध किस वंश से है? ठीक है, ये तो बच्चे को भी मालूम है, अशोक का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ अशोक का संबंध किस वंश से है? ठीक है, चलिए आप सभी का सही आंसर है मौर्य वंश। ठीक है, अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, क्वेश्चन है 8 नंबर में 9 नंबर में सिंधु सभ्यता में गोदी। ठीक है, यहाँ देखो समझिएगा आप सभी मेरी बातों को, सिंधु सभ्यता में। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, प्रश्न है 9 नंबर में सिंधु सभ्यता में गोदी, जिसे हम इंग्लिश में क्या लिखा हुआ इंग्लिश में? डॉकयार्ड। ठीक है, डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में
पूरे यूट्यूब पर, मैंने आप सभी को बताया ना, पूरे यूट्यूब पर आप सभी को इस तरह से कोई क्लास नहीं करवाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदी, जिसे हम सभी इंग्लिश में डॉकयार्ड कहते हैं, ठीक है, डॉकयार्ड कहते हैं, कहाँ से मिला है, ठीक है, ये डॉकयार्ड कहाँ से मिला है मालूम है आप सभी को? कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो, लोथल, क्या हो सकता है बताओ? आप सभी सोच के बताओ, सजेस्ट करो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लोथल से, याद रखिएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदी, जिसे हम सभी इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं, वो कहाँ से मिला है? लोथल से, एकदम आसान से, ठीक है, एकदम आराम से आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। हो सके तो कॉपी में नोट कर लेना। मैं आपसे को वीडियो, अगर आप वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो, ठीक है, अगर आप वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करोगे बिहार एग्जाम आर्ट्स तो आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आप सभी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप सभी को हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता में गोदी, जिसे हम इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं, वो कहाँ पर है? लोथल में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर में कालीबंगा कहाँ पर स्थित है बताओ? कालीबंगा जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, गुजरात में, कर्नाटक, राजस्थान में, जयपुर में, ठीक है। बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, कालीबंगा गुजरात में टिक मारते हैं, कर्नाटक में टिक मारते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर राजस्थान होगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? 10 का सही आंसर जी हाँ ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, याद रखिएगा, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, याद हो गया आप सभी को? कालीबंगा कहां पर है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था बताओ? मौर्य साम्राज्य का, पहले प्रश्न को ध्यान से देखो, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य? जी हाँ। अशोक? महेंद्र? क्या हो सकता है बताओ? मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पहले प्रश्न को देखो, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? बताओ भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बताओ, सजेस्ट करो, ठीक है। आप सभी सोचो, आप सभी सोचते नहीं हो कैसे पता चलेगा, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, ठीक है। मैंने आप सभी को पिछले वाले वीडियो में भी बताया था 1942 में, ठीक है। 1942 में कौन सा मालूम है? भारत छोड़ो, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन हमारे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो रहे हैं कि नहीं? आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक से आप सभी को प्रश्न उत्तर याद होता है कि नहीं? आप सभी कमेंट में यस एक बार लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। आप सभी कमेंट में एक बार यस लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए टिप्स एंड ट्रिक से प्रश्न उत्तर याद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे थे, ठीक है। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आप सभी प्रश्न देख लिए, प्रश्न था इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष? क्या बताओ? 14 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष, ठीक है। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे थे मालूम है आप सभी को? इब्न बतूता, अगर आप सभी को देखो, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई देगा 15 वर्ष, ठीक है। अगर आप सभी को ऑप्शन में 2025 के बोर्ड परीक्षा में अगर आप सभी को ऑप्शन में दे देगा 15 वर्ष तक, ठीक है, तो आप सभी को 15 वर्ष में टिक मारना है, ठीक है। अगर आप सभी को दे देगा 14 वर्ष तो आप सभी को 14 वर्ष में टिक मार देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को, ठीक है। आप सभी को किस तरह से पूछेगा मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे, ठीक है। आप सभी को एग्जाम में इन दोनों ऑप्शन में ही कोई एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष, ठीक है। आप सभी समझ गए? आप सभी को 14 वर्ष दिखाई देगा, 14 वर्ष में टिक मारना है, 15 तो 15 में टिक मार देना है, एक नंबर पक्का आप सभी का लिखा है, ठीक है। चलिए समझ गए आप सभी? इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहे? 15 वर्ष या फिर 14 वर्ष तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में काला कानून किसे कहा जाता है बताओ? बहुत सब बच्चों को मालूम होगा, निम्नलिखित में काला कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, ठीक है, एकदम आराम से, एकदम बिहारी स्टाइल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीधी कार्यवाही, ठीक है, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी बताओ? बहुत ही खास क्वेश्चन है, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो मैं आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है, मैं आप सभी को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 16 नंबर में सीधी, ठीक है, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी?
हम तुरा मार बोरी, ये धमकी हुआ, ठीक है, आज तुमको गोली मार देंगे, ये धमकी हुआ ना, ठीक है। ठीक है, उसी तरह सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी, ठीक है। लाइव क्लास रहता तो काफी मजा था, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है, मैं आपसे भी से बात नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए बोलता हूँ आपसे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। मैं आपसे भी के लिए बहुत ही जल्द, ठीक है, 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उसके लिए मैं तो लाइव जरूर आऊंगा, ठीक है। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे मैं उसके लिए लाइव क्लास जरूर लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना आपसे भी, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। चलिए, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी, ठीक है। आपसे भी मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सीधी कार्यवाही की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी, ठीक है। और किसने? मोहम्मद जिन्ना ने, याद रखना आपसे भी, ठीक है। सीधी कार्यवाही की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी, ठीक है। मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लोगों ने दी थी। इसका मेन मालिक कौन था, ठीक है, मुस्लिम लोग जो दिया था, इसका मेन मालिक था मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना, ठीक है। सीधी कार्यवाही की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी, ठीक है। आप सभी का एग्जाम इसी तरह से पूछेगा, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी, ठीक है। ऑप्शन में दिखा देगा हिंदू महासभा, दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग, तीसरा ऑप्शन स्वराज्य दल, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप सभी को टिक मारना है मुस्लिम लीग में, ठीक है। इसका हेड दे देगा कौन, तो अगर आप सभी को किस में टिक मारना है, मोहम्मद अली जिन्ना में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, बताओ। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना, सिराज गोपालाचारी, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सोच के बताइएगा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, ठीक है, बताओ। 17 का सही आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद होगी आप सभी को। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सबको मालूम होगा ताजमहल गंगा नदी के किनारे है कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। ताजमहल जो है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखना आप सभी, ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, यमुना नदी, ठीक है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। यमुना नदी सबसे प्रदूषित नदी है। अगर आप सभी को पूछ दे निम्नलिखित में कौन सबसे प्रदूषित नदी है, तो आप सभी को किस में टिक मारना है? यमुना नदी में टिक मारना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी को ज्योग्राफिक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब चलिए, क्वेश्चन है 19 नंबर में, अकबर के राज्य में, ठीक है, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? बहुत ही खास क्वेश्चन है। अकबर के राज्य में राजस्व का व्यवस्था किसके हाथ में था, ठीक है। अब मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं आप सभी को एक बात बोल देता हूं। मैं आप सभी को बताया था 400 आप सभी का मार्क्स कैसे आ सकता है, ठीक है। आप सभी का 400 से ऊपर मार्क्स कैसे आ सकता है, मैं आप सभी से वादा किया था। अब मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। देखो, इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर आप सभी ध्यान से सुनिएगा, उसके वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को भगाइएगा मत, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है। इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल का नाम क्या है? इस चैनल का नाम है बिहार एग्जाम आर्ट्स, ठीक है। बहुत बच्चे जानते होंगे जो बच्चे से पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इस चैनल पर, ठीक है, शुरू से लेकर के अभी तक में जितने भी 12th क्लास के हिस्ट्री का, ठीक है, जितने भी मेरा मतलब है, मेरा सीधा सीधी करने का मतलब है, जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है, जैसे किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का ज्योग्राफिक है, जिनका जो सब्जेक्ट है, आप सिर्फ समझ गए होंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो कॉमन बात है, मैं इंग्लिश का तैयारी नहीं करवाता हूं, ठीक है। अगर आप सभी को इंग्लिश का तैयारी करना है तो आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अब मैं आप सभी के लिए इंग्लिश का टीचर बहुत ही जल्द लेके चला आऊंगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोलता, इस चैनल पर जितने भी प्ले लिस्ट हैं, ठीक है, इस चैनल पर जितने भी प्ले लिस्ट हैं 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, मैंने आप सभी को अच्छे से लिख दिया है, आप सभी जाकर के पढ़ सकते हो, ठीक है। जितने भी प्ले लिस्ट हैं, आप सभी जिनका जो सब्जेक्ट है, वो बच्चे एक एक करके सारी क्लास को अच्छे से देख लेना। मैं वादा करता हूँ, 100% वादा करता हूँ कि आप सभी का 400 से कोई नीचे अंक नहीं कर सकता, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का खेले खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है, हमारी करीब मैंने हिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब, हाँ, इसी दो का, ठीक है, और ज्योग्राफी का भी हो सकता है, नहीं देखा है मैंने, ठीक है। 3-4 सब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया है, ठीक है। अगर आप सभी को अदर किसी सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, सर इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आइए। अगर ज्यादा बात करना है तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम सभी क्या क्वेश्चन है। अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? सबको मालूम है, ठीक है, सबको मालूम है, टोडरमल के हाथ में था। मैंने आप सभी को इससे पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में भी बताया था ये क्वेश्चन। अकबर के राज्य में राजस्व का व्यवस्था, ठीक है, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल के हाथ में था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? बताओ, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर साम्राज्य, बीजापुर, मुगल, बहमनी? बताओ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? ठीक है, सबको मालूम है कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से थे? कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से थे? कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य थे, ठीक है। ठीक उसी तरह तेनालीराम का संबंध भी विजयनगर साम्राज्य से ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से संबंध है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है किस नंबर में? महाभारत की रचना किस? ये लो यार, ये कौन सा प्रश्न पूछ दिया? महाभारत की रचना, ठीक है, ये कौन सा नहीं, ठीक है, ये 100% हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। टेस्ट एग्जाम हो,
फाइनल एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछ जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ यार, इसीलिए बोलता हूँ, मैं आप सभी को वही क्वेश्चन प्रमोट करता हूँ, ठीक है। मैं आप सभी के साथ वही क्वेश्चन शेयर करता हूं जो क्वेश्चन आप सभी को पूछ सकता है, अन्यथा कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा, ठीक है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत ही खास क्वेश्चन है। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? मालूम है आप सभी को? सिद्धार्थ, कनिष्क, बाउल, मनमोहन, ठीक है। आप सभी को मालूम होता है, ठीक है, आप सभी को मालूम है, लेकिन आप सभी कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। आप सभी सोचते हो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेरा आंसर गलत हो जाएगा तो मेरा नाम बेइज्जती हो जाएगा, ठीक है। अरे यार डरो मत, जिनका बेइज्जती होता है वही आगे चल के चमकता है, याद रखना, ठीक है। जो जितना घसेगा, ठीक है, जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। आप सभी टाइटल सुने होंगे, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम सबको मालूम है, सिद्धार्थ, ठीक है। अपना हुनर, ठीक है, अपना हुनर दिखाओ, अपना हुनर लोगों को दिखाओ, ठीक है। बुद्ध भगवान के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध भगवान के बचपन का नाम सिद्धार्थ, याद हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन 23 नंबर में मनुस्मृति में, ठीक है, ध्यान से देखो, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ठीक है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 3, 6, 8, 10, ठीक है। सबको मालूम है 3 नहीं, ऑप्शन नंबर सी 8, ठीक है। मैं आप सभी को थोड़ा सा मजाक भी कर देता हूं, ठीक है। मनुस्मृति में कुल मिलाकर के 8 विवाहों का उल्लेख है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी का जन्म कहां पर हुआ था? बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अलबरूनी का जन्म स्थान कहां पर हुआ, कहां पर था? बताओ, अलबरूनी का जन्म स्थान कहां पर था? ख्वारिज़्म में, गजनी, लाहौर, वृंदावन। सोच के बताइएगा, अलबरूनी का जन्म स्थान कहां पर था? बताओ। 24 का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जी हाँ, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ख्वारिज़्म में, ठीक है। अलबरूनी का जन्म कहां पर हुआ था? अलबरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था? बहुत ही खास क्वेश्चन है। महलवाड़ी, ठीक है, ध्यान से देखो, महलवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश नहीं, पंजाब, मध्य प्रदेश, उपयुक्त सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। जितने भी बच्चे कमेंट कर दिए, मैं समझ जाऊंगा कि उस बच्चे का तैयारी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। महलवाड़ी बंदोबस्त कहां पर लागू किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। महलवाड़ी बंदोबस्त, मेरा मतलब है महलवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ था, पंजाब में भी लागू हुआ था, मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक अगर आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो गए हैं तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। चलिए और एक छोटा सा प्यारा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अपना नाम कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है 26 नंबर में, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? बताओ। विजयनगर की स्थानीय, ठीक है, जैसे आपके घर में, ठीक है, आपके घर में कोई एक भगवान अवश्य बैठा रहता है, ठीक है। जैसे मेरे घर में गणिनाथ है, आपके घर में कुछ हो सकता है, आपके घर उसके घर में कुछ हो सकता है, ठीक है। ठीक उसी तरह विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, महानवमी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सबको मालूम है विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी, ठीक है, पंपा देवी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, यानी कि माता कौन थी? पंपा देवी, ठीक है। लक्ष्मी में टिक मत मारना, पंपा देवी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे? बताओ। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, ठीक है। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? सबसे पहला ऑप्शन कर्जन, ठीक है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। हाँ एक सेकंड, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है अलबरूनी, चौथा ऑप्शन है लिंकन, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं 27 नंबर में क्या क्वेश्चन था व्यपगत के सिद्धांत का संबंध, ठीक है। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध डलहौजी से है, याद रखेगा। व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, डलहौजी से, ठीक है। क्या आप सभी को 27 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या 28 नंबर में, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? बताओ कब किया गया था? सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1767 में, 1878 में, 1950 में, 1947 में। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था, ठीक है। 28 का सही आंसर, जी हाँ 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1767 में, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन है, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? 1767 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? बताओ। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? बताओ। दिल्ली में, आगरा, वाराणसी, काशी में। बताओ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है? नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर स्थित है, ठीक है। करीब 35-40 क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न याद रखना, ये सभी प्रश्न बहुत ही खास प्रश्न है, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों से जलो मत,
आप सभी अपने दोस्तों से जलना मत, उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। देखो अगर आप सिर्फ दूसरे का भलाई करोगे तो ऊपर वाला आप सभी को ऑटोमेटिक भलाई कर देगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन हमारे दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, नई दिल्ली या फिर दिल्ली, बात एक ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 30 नंबर में वेदों की संख्या कितनी है? सबको मालूम है वेदों की संख्या 4 है कि नहीं। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 होगा, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? बहुत ही खास क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। आप सभी कमेंट करना भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, ठीक है। चलिए जितने भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को, ठीक है। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी में दी गई थी, चलिए याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या 32 नंबर में देख लेते हैं, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, ठीक है, या फिर भारत कब आया था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा या फिर भारत कब आया था, बात एक ही होगा, ठीक है। वास्को डी गामा 1998 में, 1498 में, 1598 में, 1932 में, बताओ वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1498 में, ठीक है। वास्को डी गामा भारत 1498 में, ठीक है, 20 नवंबर को, ठीक है, 20 नवंबर होगा, ठीक है, नंबर होगा ना करीब में 20 मई होगा, ठीक है, 20 मई होगा, ठीक है। वास्को डी गामा भारत 1498 को, ठीक है, 1498 में, और कब 20 मई 1498 में भारत पहुंचा था, याद रखिएगा, ठीक है। वास्को डी गामा 20 मई, ठीक है, 20 मई 1400, ठीक है, 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, बताओ। आप सभी बताओ, बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 33 नंबर में, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? अलबरूनी, अकबर, मेगास्थनीज या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, बताओ। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मालूम है? नहीं मालूम है, मेगास्थनीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मेगास्थनीज, याद रखिएगा, ठीक है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज, ठीक है, याद हो गया। 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ये लो यार, ये 100%, ये सभी प्रश्न आप सभी को 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? सबको मालूम है गुरु नानक का, ठीक है। तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान था, ठीक है। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान था, ठीक है। और ये देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या 35 नंबर में, रूस में, देखो लास्ट क्वेश्चन है कि हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 35 नंबर में सबसे लास्ट क्वेश्चन है, रूस में भारतीय विधा का जनक किसे कहा जाता है, बताओ। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? निकोली कोंटी, अफनासी निकेतन, जी.एस. लिबिदेव या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर आप सभी बता दिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, मैं समझ जाऊंगा कि आप सभी का तैयारी 90% हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है। रूस में भारत विधा का जनक, ठीक है, रूस में भारत विधा का जनक, जी हाँ, जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है, ठीक है। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जी.एस. लिबिदेव, याद रखिएगा, ठीक है। रूस में भारत विधा का जनक जी.एस. लिबिदेव को कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक तो क्लास हो चुका है, आज का क्लास यहीं पर ही समाप्त होता है, ठीक है। तब तक आप सभी जम के तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के पास करीब 2-4 महीना का समय है, ठीक है। इसी 2-4 महीना में आप सभी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मेरा काम है आप सभी को समझाना, पढ़ना आपको पड़ेगा, और 2025 के बोर्ड परीक्षा में लिखना भी आपको पड़ेगा, ठीक है। देखो आप सभी को यूट्यूब पर पढ़ने वाले लाखों टीचर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न तरीका अलग होता है, ठीक है। चलिए क्या आप सभी को प्रश्न उत्तर याद हो गए? एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले वीडियो आप सभी तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।